करण जौहर साहब का मामला, उन्होंने जो 2-3 दिन पहले एक अपना इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई जिसमें कहा कि भाई जो पॉडकास्ट जो है आजकल यूट्यूब पर खूब चल रहे हैं, तो इसमें जो है ऐसे लोगों को ना बुलाएं पॉडकास्टर जो बॉलीवुड की आलोचना करते हैं या बॉलीवुड को डिग्रेड करते हैं उनके हिसाब से। और उसमें उन्होंने ज्योतिषियों को भी लिया कि भाई ज्योतिषियों को भी नहीं बुलाया जाना चाहिए जो भविष्यवाणियां करते हैं। हालांकि उनकी एक लाइन से मैं सहमत था और ऐसा हमारे यहाँ तो कभी भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो लोगों के मरने जीने की भविष्यवाणी कर देते हैं। नहीं कब करनी तक और क्या, वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन करण जौहर का ये मामला कि नहीं ज्योतिषियों को भी नहीं बुलाना चाहिए, और वो सारे लोग जो फ़िल्म इंडस्ट्री की बुराई करते हैं या फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, वो तो खुद ही फ़िल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग आते हैं, पुराने लोग भी आते हैं और वो बताते हैं कि इस फ़िल्म इंडस्ट्री में क्या-क्या कमियाँ हैं, क्या-क्या उन्होंने झेला है। बहुत सारे लोग अपनी दर्दनाक सच्ची कहानियाँ बता-बता के गए हैं, जो वो ना बताएँ तो किसी को पता ना चले। और एनालिसिस करना, फ़िल्मों के रिव्यू करना, कैरियर पे नज़र डालना और ज्योतिषी भी अपना काम कर रहा है। लोग सुनना चाहते हैं और उसमें कोई बाध्यता तो है नहीं कि आप देखें ही, आपको देखना ही पड़ेगा या उस तरह से जैसे फ़िल्म आती तो हम कोई प्रचार तो करते नहीं कि हमारे कार्यक्रम का प्रचार करें। ये लोग तो फ़िल्मों का प्रचार करते हैं। इस एंगल जी। पे क्या सोचते हैं कि भाई ज्योतिषी भविष्यवाणियाँ भी नहीं होना चाहिए? हाँ, मैं एक बात विशेष रूप से कहूँगा यहाँ। जी। हाँ, आपने करण जौहर की बात को इतना सीरियसली क्यों ले लिया? इतना महत्व क्यों दे दिया? अरे! मैंने इसलिए महत्व दे दिया क्योंकि मैं आपके साथ प्रोग्राम करता हूँ भाई हर हफ्ते और मेरा पूरा भरोसा और हम लोग एकमात्र प्रोग्राम है। देखिए हम आपका मामला वैसे टिपिकल कुंडली देखने वाले ज्योतिषी जैसा नहीं है। वो जो अंक ज्योतिष है, वो जो बॉडी लैंग्वेज है, अंग ज्योतिष है, आप दोनों की बात करते हैं और हम तो बाकायदा मतलब आप करते हैं, हम बात करते हैं बैठ के कि भई अगले शुक्रवार मतलब ये 2 दिन बाद जो फ़िल्म आने वाली, इसका बॉक्स ऑफिस भविष्य क्या होगा? कौन-सा देखिए कलाकार जो उसके दिन अच्छे चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं, नीचे चल रहे हैं, तो भविष्यवाणी करते हैं और 99% सही होती है। देखिए और रवि एक चीज़ जी। और कह दूँ बस यहाँ पे, एक हाँ, चीज़ और हाँ, कहूँगा, हाँ, भई जी, करण जी, जौहर जी। अगर इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, इस अ, पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री में कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर या जो जी, पर्दे के पीछे तमाम काम करते हैं, जो ज्योतिषियों से कंसल्ट ना करते हों, जो अच्छी तारीखें ना निकलवाते हों। क्या खुद करण जौहर कभी किसी के पास नहीं गए? लेकिन क्योंकि वो कैमरे पे बैठ के आपके बारे में आपकी कमियाँ बता दे रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है। या तो आप कहें कि नहीं मैं तो मानता ही नहीं हूँ, मैं करता ही पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री यही कर रही है। सबके जी। पर्सनल ज्योति ये लोग तो अपनी फ़िल्मों के नामों के अंक सुधरवाते हैं, खुद न्यूमरोलॉजी से अपने अक्षर बदलवाते हैं, स्पेलिंग बदलवाते हैं और उसके बाद आप इस तरह की बात करते हैं। इसलिए मुझे खराब लगा। जी। देखिए पहली बात ये है कि करण जौहर को मैं बाल बुद्धि मानता हूँ। मतलब आपने अच्छा। कहा है, हाँ, मुझे दायित्व दिया है कि मैं हाँ, बोलूँ हाँ। तो मैं जी। निश्चित रूप से खरी-खरी मर्यादित बोलूँगा, मर्यादित भाषा में बोलूँगा, मर्यादा मैं कभी नहीं छोड़ता। जी, जी, ऑनलाइन बिल्कुल। हाँ, ऑनलाइन एक मर्यादा होती है, उसका मैं बिल्कुल। पालन करूँगा, बिल्कुल खरी-खरी कहूँगा। देखिए, करण जौहर जैसा हाँ, मैंने कहा मैं पूरी ज़िम्मेदारी से फिर कह रहा हूँ, बाल बुद्धि मानता हूँ, अबोध मानता हूँ। अबोध माने जी, जिन्हें बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। दूसरा क्या है कि बिल्कुल। करण जौहर से पकी हुई बातें, परिपक्व मैच्योरिटी वाली बातें, फ़िल्मी दुनिया की बातें, गॉसिप नहीं। ये नहीं कि बरमूडा पहन के आ गए, कॉफ़ी पिलाते हुए अश्लील बातें कर रहे हैं। करण जौहर का क्या है? हाँ, आप इस आदमी का स्तर तो समझिए। ऐसी घटिया सही है। बेडरूम की सेक्सुअलेशन बनाने की पोज़ीशन की बात है। अरे डूब मरना चाहिए शर्म से, हैं? नपुंसकों वाली जो भूमिकाएँ करके और समलैंगिकों वाली भूमिकाओं को फ़िल्मों में प्रोत्साहन देकर, अश्लीलताओं को प्रोत्साहन फ़िल्मों में दिया, भारतीय परंपराओं के नाम पर पे अश्लीलताएं फैलाई और इस तरीके के हिंदुस्तानी सिनेमा के नाम पर आपने अंग्रेजी सिनेमा थोप दिया, भर दिया। हालत हो गई कि ऐसी पीढ़ी आपने तैयार कर दी जो परजीवी पीढ़ी है, जो हिंदी सिनेमा नहीं समझती, आप नहीं समझते, आपने ऐसा कचरा भर दिया हिंदी सिनेमा में। अरे करण जौहर साहब, हम मानते हैं कि आप में इतनी बुद्धि की क्षमता नहीं है कि आप सिनेमा को गंभीरता से समझें।
हम ये भी जानते हैं कि आपसे गंभीर बातों की अपेक्षा करनी नहीं चाहिए, लेकिन भाई मूर्खता में भी, स्खलन में, गिरने में भी कोई सीमा तो होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह करण जौहर साहब, आप संभवतः अपने पिताजी से भी परिचित नहीं है, और यह कहना तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी कि आप यश जौहर साहब की विरासत संभाले हैं। नहीं, आप उनकी विरासत को छिन्न भिन्न करके मटिया मेट कर चुके, दिवालिया कर चुके हैं। और मैं यहाँ आर्थिक और वो वैसे बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ क्रिएटिविटी, रचनात्मकता की। अरे भाई, दोस्ताना बिल्कुल। फिल्म वाले यश जौहर साहब की आत्मा रोती है कि जब आप दोस्ताना के नाम पर समलैंगिक संबंधों को भर देते हैं। और दूसरी बात यह है, तनिक अगर आपको नहीं पता है करण जौहर साहब, तो इतिहास उठाइए। आपके पिताजी की पहली ही प्रोड्यूस की फिल्म दोस्ताना के नाम के अंग्रेजी के अक्षर अंक ज्योतिषी, और उस समय के सबसे बड़े इस मामले के विशेषज्ञ दादा मुनि साहब अशोक कुमार जी ने तय किए थे। आपको पता होना चाहिए। अरे भाई, नहीं पता है तो कर लीजिए ना, मैं पूरे सिनेमा की बात नहीं कर रहा, आपके खुद के प्रोडक्शन हाउस की पैदाइश, पहली औलाद दोस्ताना की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद में रुकिए, अभी मैं आपके मामा श्री की भी बात कर लेता हूं, यश चोपड़ा साहब की, जिनका नाम आपके पिताजी के नाम से बहुत मिलता है। करण जौहर साहब, आप ध्यान दीजिएगा, उनकी सर्वाधिक रोमांटिक फिल्म बड़ी प्यारी चांदनी नहीं है, कभी कभी है। उस कभी बिल्कुल। कभी में पहले कभी को लिखा गया KABHI, और दूसरे कभी को लिखा गया KABHIE। ये अंक ज्योतिष के कारण लिखा गया था। अब मैंने ये जिक्र क्यों किया? मैंने जिक्र इसलिए किया कि आपने जब कभी खुशी कभी गम बनाई ना, तो आपने भी पहले कभी को KABHI लिखा और दूसरे वाले कभी को KABHIE लिखा। अगर आप भूल गए तो अपनी फिल्म का पोस्टर देख लीजिए भाई, आपकी फिल्म में आपके ऑफिस में पोस्टर होगा ना, देख लीजिए ना, वो कहां से आया। अच्छा, दूसरी बात, आप एक चीज भूल रहे हैं, हिंदी सिनेमा जब दलसुख पंचौली आए थे लाहौर से, और इधर से अपने बंगाल के सारे आ गए थे, पुणे वाले आ गए थे, प्रकाश पिक्चर्स वाले, तब से यानी 1942-41 से यहाँ अंग्रेजी के जो अक्षर लिखे जाते हैं, नाम के अक्षर तय किए जाते हैं ना, उनमें अंक ज्योतिषियों की भूमिका है। दादा मुनि अशोक कुमार साहब ने दशकों तक ये काम किया है। अब आपको नहीं पता हिंदी सिनेमा का इतिहास, तो भाई ये गलती आपकी है, न हमारी है, न रवि जी की है, न हिंदी सिनेमा की है। तो आपकी क्रिएटिविटी को लेकर तो हमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि आप क्रिएटिव हैं ही नहीं। आपने आज तक फिल्मों में ठूंसा है, तो वो क्या ठूंसा है? देखिए, पहले तो बेवकूफियां ठूंसते थे आप। चलिए, आपकी पहली फिल्म कभी कुछ कुछ होता है की कुछ बात कुछ करें। होता है। हाँ, तो करण जौहर साहब, मुझे एक बात बताइए, किसी के घर में नौकरानी मुसलमान है, वो नमाज पढ़ती है, तो उस घर की इकलौती बेटी को वो बिठा के क्या ट्रेनिंग देती है क्या कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है? और ऐसे ही चटाई बिछा के 4-5 बार यूं यूं घुमा लेना, ये इस्लाम का भी अपमान है। मगर आप क्या दिखा रहे हैं? आप दिखा रहे हैं कि जब काजोल नहीं मिलती है तो उस बेटी को वो बैठ के नमाज पढ़ने, वो नमाज उसने सीखी कब थी? और आप वहां पर ओम जय जगदीश हरे का मजाक उड़ाते हैं, और आप फिर क्या दिखाते हैं कभी खुशी कभी गम में? अमिताभ बच्चन साहब के मुंह से डायलॉग क्या बुलवाते हैं? भारतीय संस्कृति ये वो फलाना ढिकाना। तो सुनिए करण जौहर साहब, एक बात भूल गए रवि जी, इनकी खुद की जी, कही बात मैं यहाँ कोट कर रहा हूं। इन्होंने अपने पिताजी से कहा, अच्छा दो बातें, एक तो ये कहते थे मैं पिताजी के बहुत मध्य उम्र में जाकर जन्मा था, तो वो मेरे दादा की जी। उम्र के थे और मेरे उनके बीच में गैप बहुत था, तो इसलिए इन्हें प्रॉपर वो यश जौहर साहब वाली सारी क्रिएटिविटी मिली नहीं। खैर कोई बात नहीं। दूसरी हुँ, बात, हुँ, हुँ। ये बोले कि मैं अपने पापा के पास गया और पापा से कहा पापा फिल्म बनानी है, तो बोले बना लो। हीरो हीरोइन कौन होंगे? बोले अमिताभ बच्चन, जया जी, शाहरुख खान, काजोल और ऋतिक रोशन, करीना। तो पापा बोले ठीक। बेटा 3-3 फिल्में अभी हम बजट झेल नहीं पाएंगे।
सुनिए, बोले तीन जी तीन जी। फिल्मों का बजट झेल नहीं पाएंगे, तो बोले नहीं पापा, ये तीनों जोड़ियां एक ही फिल्म में ले रहा हूं। तो वो जी चुप रहे और बोले ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। मतलब वो भी जानते थे। तात्पर्य क्या है? दूसरी बात, एक बात बताइए रवि जी, हमारे यहाँ राज्यों में, केंद्र में नेता प्रतिपक्ष का पद होता है ना? हाँ बिल्कुल होता है। क्यों होता है? उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, हाँ कैबिनेट मंत्री सही वाली बात। सुविधाएं मिलती है। क्यों होता है? अरे वो विपक्ष का नेता है, उसका काम है सरकार की खाल उधेड़ना, सरकार की कमियां गिनाना। हाँ, हमारे संविधान निर्माताओं ने एक पद ये भी बनाया था कि जो सरकार की तरफ उंगली करके कमियां निकाल सके, सरकार में सुधार करने के उपाय बताए, सरकार की आलोचना करे, समीक्षा करे। अरे भाई, इन हाउस ऑब्जर्वर होता है हर जगह करण जौहर साहब। अब दिक्कत क्या है कि आप सिनेमा को जुनून तो मानते नहीं है। ठीक है, आपके लिए सिनेमा क्या है? ऊल जुलूल जो जमाते हैं उन्हें, उन नेपो किड्स को थोपना है। ऊल जुलूल सोच जो है, समलैंगिक सोच और घटिया किस्म की सोच, वो भरना है। अरे भाई, इन हाउस ऑब्जर्वर आप देखिए ना रवि जी, ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट बिल्कुल। कंपनियों में भी कमेटी होती है ना, जो महिलाओं के साथ में हाँ अत्याचार होता है तो उसकी सुनवाई करती है। बिल्कुल। मैं उसका असली नाम भूल रहा हूँ, अंग्रेजी में क्या नाम है। तो जी जी। क्या वो भंग कर देनी चाहिए? क्या संविधान में नेता प्रतिपक्ष का पद खत्म कर देना चाहिए? अरे भाई, इंडस्ट्री में हमेशा ऐसे लोग रहे हैं और हमेशा रहने चाहिए। आपको इनसे घबराने की क्या जरूरत? अच्छा, एक बात बताइए, जी। ये जो बिल्डिंगों में होती है अग्निशमन वाला, वो जो लगा होता है सिलेंडर, हाँ फायर तो एक्सटिंग्विशर जी। क्या ये व्यर्थ का खर्चा है? मतलब सिलेंडर इसलिए लगाओ कि हाँ ये काम ना करो कि बिल्डिंग में आग लगेगी? नहीं तो फिर कब आग लगेगी और कब काम आएगा? अरे भैया, जब आग लगेगी तब ये काम आएगा। तो करण जौहर साहब, इन हाउस ऑब्जर्वर शब्द यहां बिठाइए, समझिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि हर व्यवस्था का, हर सेटअप का अंदर से खुद समीक्षा का विधान होता है। और बड़ी बात यह है कि आप ये कहते हैं कि फला पॉडकास्टर को मत बुलाओ, उसे मत बुलाओ, इसे मत बुलाओ। तो ये जो तानाशाही आप लाना चाहते हैं, पहली बात तो आप ला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका तो प्रोडक्शन हाउस ही आधा बिक गया, बचा खुचा भी भगवान जाने कब तक आपके हाथ में रहेगा। अगर यही सब कुछ आप क्रिएटिविटी के नाम पर परोसते रहे, तो आप ही नहीं बल्कि बड़े बड़े और प्रोडक्शन हाउस, उनकी मिल्कियत खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन दूसरी बात क्या है, आपको समस्या क्या है पॉडकास्टरों से? समस्या आपको ये है कि आप जो कचरा फिल्में बनाते हैं, या आप जैसे लोग जो कचरा फिल्में बनाते हैं ना, इन समीक्षकों में से अधिकतर को तो आपने खरीद रखा है कि जो आपको अच्छे स्टार देते हैं। अब हालत तो ये हो गई रवि जी, आप बेहतर जानते हैं, बुलावा ही उन्हीं को जाता है, दूसरों को जाता ही नहीं है हाँ हाँ बुलावा। वो तो भारी भरकम बिल्कुल गिफ्ट बिल्कुल। और नकदी, नकदी भी, भारी भरकम गिफ्ट भी उन्हीं को बिल्कुल। दिए जाते हैं। लेकिन करण जौहर साहब, तकलीफ आपकी ये है, या आप जैसे लोगों की तकलीफ ये है कि जो कुछ एक बच गए ना, जिनका ईमान धर्म जिंदा है, जिनकी फिल्मी दुनिया अंदर जिंदा है, वे समीक्षक और पॉडकास्ट वाले आपके काबू में नहीं आ रहे। अब भी आपको आईना दिखा देते हैं। और होता क्या है? होता यह है कि भाई, आईना देख कर कौन बिदकता है रवि जी? जो बदशक्ल होता है। बिल्कुल। खूबसूरत आदमी क्यों भड़केगा आईना देखकर? वो तो मोहित होगा, अरे क्या गजब है। लेकिन बदशक्ल हो गया, जिसके चेहरे पर दाग होंगे, वही तो भड़केगा ना। तो करण जौहर साहब, ये दाग है ना, शीशे पर नहीं है, ये चेहरे पर है। और रहा सवाल ज्योतिषियों का, तो सुनिए करण जौहर साहब, मैं ज्योतिषी वर्ग का प्रतिनिधि हूं। आप भूल रहे हैं, दादा मुनि अशोक कुमार जी के अलावा भी, आपको याद होगा, यहां पर जिक्र किया था जी। ना, वो गुलशन राय जी के पुत्र राजीव राय जी का जिक्र किया था, त्रिमूर्ति राजीव फिल्म का बिल्कुल जिक्र बिल्कुल। किया हाँ था हाँ मैंने। बिल्कुल बिल्कुल अरे बिल्कुल हमने भाई, बात वो की थी। दौर था जब ज्योतिषी और एक वो बाबा जी, फिल्म इंडस्ट्री उनके चरणों में धोख देती थी। कुमार गणेश के चरणों में फिल्म इंडस्ट्री धोख नहीं देती है। आप मुझसे घबराइए मत। और फिर मैं तो हमेशा एक चीज कहता हूं कि देखिए, हाँ, ये बात सही है कि कोई भी व्यक्ति आकर ये कह जाए ज्योतिष के नाम पर, भले ही चाहे वो गणना आगे जाकर सही सिद्ध हो, लेकिन सार्वजनिक मंच पर किसी के भी मरने की भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। अगर वो चेतावनी देनी भी है तो शब्दावली दूसरी होनी चाहिए, सांकेतिक, मैं मानता हूं। लेकिन करण जौहर साहब, अगर एक इस बात को निकाल दें, तो आपकी तमाम बातें
खारिज की जाती है एक सिरे से, और आपकी तमाम बातें काबिले एतराज है। मैं कोर्ट की भाषा में कहूँ तो पुराने डायलॉग जो पंडित मुखरम जी। शर्मा और राजेंद्र कृष्णन जो लिखते थे, उन डायलॉग में कहूँ तो आपकी तमाम दलीलें खारिज की जाती है, और आपकी सारी दलीलें खुद जो है वो काबिले एतराज है। रवि जी, समस्या क्या है? समस्या ये है कि करण जौहर साहब जो है ना, ये एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक ऐसा वर्ग है। ठीक, मैं इन्हें निजी वर्ग दोष है। नहीं दे रहा, मैं इनकी निंदा भी नहीं कर रहा। देखिए क्या है, निंदा मैं क्यों करूं? क्योंकि भाई कम से कम कभी खुशी कभी गम तक तो इनकी फिल्मों ने अच्छा म्यूजिक दिया है ना। तो बिल्कुल, हिंदी सिनेमा में अगर किसी ने रत्ती भर भी योगदान दिया है तो साहब मैं तो उसे सही है। धन्यवाद दूंगा। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि करण जौहर एक व्यक्ति का नाम नहीं है। आप समझिए इस बात की गंभीरता। आपने बिल्कुल ध्यान दिया, ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, एक व्यक्ति के मुंह से निकली है। करण जौहर के रूप में पूरा एक वर्ग बोल रहा है। कौन सा वर्ग? वही जो नेपो किड्स का जहर घोल रहा है सिनेमा में, वही जो सिनेमा को असेंबल कर रहा है, वही जो सिनेमा में भारतीयता का मजाक उड़ाता है, वही जिसने सिनेमा को वैश्विक सिनेमा के नाम पर विदेशी सिनेमा बनाकर छोड़ दिया। वैश्विक सिनेमा और विदेशी सिनेमा में बहुत अंतर होता है। एक ऐसा सही वर्ग बात। है, उस वर्ग की पीड़ा है, तो ये पीड़ा तो जायज नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि इन्होंने जिन बातों को उठाया है, ऐतराज किया है, वो सारी बातें जारी रहनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब यह है कि सही जगह चोट हुई है। इस बात सही, को यूं समझिए, अगर मैं डेटॉल हाथ में लेकर यहां लगाऊंगा तो जलन कहां होगी? जहां कट लगा होगा। जहाँ सही जगह पर जलन हो रही है। ये सारी गतिविधियां मैं कहता हूं जारी रहनी चाहिए। और एक बात और है, बात हिंदी सिनेमा की नहीं है, मैं दोहरा रहा हूं और कंक्लूड कर रहा हूं। हिंदी सिनेमा ही नहीं, हर व्यवस्था में इन हाउस ऑब्जर्वर, इन हाउस एनालिटिक होता है। अंदरूनी समीक्षा, समालोचना, आलोचना, अरे निंदा की भी व्यवस्था होती है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, वो वाली बात है। इसलिए इनकी ये आपत्तियां सही नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है, हमारा ये कार्यक्रम जो करण जौहर साहब, ये है ना, ये आप भी देख लीजिए। आप समय नहीं मिलता तो आपकी बड़ी बड़ी टीमें हैं साहब धर्मा प्रोडक्शन की, उन्हें जिम्मेदारी दीजिए। हमारा रवि जी का जो कार्यक्रम है ना, ये पूरे सोशल मीडिया पर एकमात्र कार्यक्रम है दावे के साथ, जो इस तरीके से फिल्मों का अंक ज्योतिष के आधार पर विश्लेषण भी करता है, भविष्य कथन भी करता है। और भाई हम तो फोकट में चलते चलते सुझाव भी दे देते हैं, जैसे आज जानवी कपूर मैडम को सुझाव दिया है एन और एच वाला। तो करण जौहर साहब, आप और आपके ऐसे सभी मित्र हमसे खफा न होइए, नाराज न होइए, हमारी भूमिका का महत्व समझिए भाई। कोई ऐसा भी होना चाहिए जो सामने खड़े कर कहे कि ये कमी है, सुधारिए, ये सलाह है। हम नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं, हमें त्यागिए मत, हमें अपनाइए, हम आपके लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं। थोड़ा सा नजरिया बदल लीजिए, बाकी कोई बात नहीं है। आपने बहुत अच्छे से सारी बातें रखी और बड़ा अच्छा जो है समझाया। और इसमें जो एक खास बात आपने कही कि इन हाउस ऑब्जर्वर वाला जो मामला है, ये बहुत जरूरी, लेकिन समस्या इनकी नहीं, जैसे आपने कहा ना इनके जैसा वर्ग या पूरी फिल्म वर्क इंडस्ट्री है। की ये समस्या है। ये चमचों से घिरे रहते हैं, असली समस्या जो है वो चमचे हैं। इन ये कहेंगे कि हमारे पास भी इन हाउस ऑब्जर्वर हैं भाई, हम सलाह लेते हैं हाँ, लोगों से, हमारा सर्किल है, वो सर्किल चमचों का चाहिए इनको। इनकी समस्या यही है। वही चमचे जो है, वही बात है कि चमचा जो है वो जिस बर्तन में जाता है उसी बर्तन को खाली करता है। पट्टे, तो पट्टे जो होते हैं ना, इन्होंने पाल रखे हैं हाँ पट्टे। कभी इन हाउस ऑब्जर्वर, जी, इन हाउस ऑब्जर्वर सामने बैठ के इनकी तरफ इशारा करता है, वो तो इनके हाँ पास हाँ। बैठ के इधर सामने इशारा करते हैं। जो सही तुमको है, पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को वही अगर बात रात है, कहो रात कहेंगे। बिल्कुल। वो नहीं, इन हाउस ऑब्जर्वर सामने बैठ के ऐसे बताता है। बताता है, बिल्कुल। नहीं, मुझे लगा ये बात आपसे करना जरूरी थी। और देखिए आपने कितने खूबसूरत ढंग से इन सारी बातों का विश्लेषण किया, और आपने बताया कि भाई किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री 40s से ज्योतिषी और अंक ज्योतिषियों की मदद लेती रही, आज भी ले रही बिल्कुल, है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल। है सब चीजें, इस पे बात करना जरूरी थी मुझे लगता है, और आपसे बात करना भी जरूरी।